हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है और अब हम उसका सामने ला रहे हैं सॉल्यूशन, जहां पर जूलॉजी में जो हमारा आज का पहला टेस्ट है पार्ट 1 वाला, उसका जो सिलेबस है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना। श्वासन और गैसों का विनिमय, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव एवं परिसंचरण एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उत्सर्जित पदार्थ एवं उनका उत्सर्जन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पेपर। क्या क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है। ये आया है चैप्टर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जहां पर इसे कहा जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन वियोजन वक्र। जहां एक ग्राफ दिया गया है और इसके बारे में कुछ पूछा गया है कि दिए गए ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, हमारे काम की चीज जो है वो यही है कि जो जो पॉइंट इसमें कहे गए हैं उनमें से हमें जो ढूंढना है वो है गलत। आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन संतृप्तता के बीच में बनता है, जहां पर इसका जो शेप आता है वो आता है सिग्मोइड शेप। एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम CO2 का लेवल बढ़ा दें तो ये किधर शिफ्ट होता है। तो एक कोर कंसेप्ट याद रखिएगा कि CO2 का लेवल बढ़ाने पर ये दाईं तरफ चला जाता है। अब ऑक्सीजन को देखें, क्या क्या कहा गया है कि CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि वक्र को दाईं ओर शिफ्ट करती है। ये बात सही है कि जब हम CO2 का लेवल बढ़ाते हैं तो कहां जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। इसी बात के अलग अलग मीनिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या क्या कि CO2 बढ़ेगी तो भी कहां जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो भी कहां जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। आप जानते हैं कि CO2 अम्लीय प्रभाव पैदा करने वाली गैस है, तो अम्लीयता बढ़ेगी तो भी कहां जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। अम्लीयता कब बढ़ेगी, जब हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ेगी, तब भी कहां जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। लेकिन पीएच कैसी हो जाएगी, पीएच जो होगी वो होगी कम। ठीक है, अब जरा देखें कि कम तापमान पर, मतलब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो कहां जाएगा, दाईं तरफ। और तापमान कब जाए कम होगा तो कहां जाएगा, बाईं तरफ। कम तापमान पर वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, ये बात भी सही है। उच्च पीएच पर देखिए, अगर हम पीएच कम कर रहे हैं तो जा रहा है दाईं तरफ, और अगर पीएच उच्च कर देंगे तो ये कहां जाएगा, बाईं तरफ। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि उच्च पीएच पर वक्र जो है वो कहां होता है, दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो वो दाईं ओर नहीं, वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। हम ढूंढ रहे थे गलत, और हमारा गलत पॉइंट जो है वो क्या है, सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसमें सी आएगा जो है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया कि ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी। तो जब CO2 बढ़ रहा है यानी कि O2 का आंशिक दाब कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। वक्र को कहां ले जाती है, दाईं ओर स्थानांतरित कर देती है। ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेड ब्लड सेल एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, कि एक लाल रक्त कोशिका हृदय के दाहिने भाग में। आप जानते हैं कि हमारे पास जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। जब अब इन 4 कक्षों की बात करते हैं तो ये वाला कक्ष कहलाता है दाहिना आलिंद। दाहिने आलिंद में जो रक्त लेकर आता है वो आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। और यही अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, बाईं तरफ जाता है, दाईं तरफ जाता है, दाहिने निलय में जाता है, वहां से फुफ्फुसीय धमनी में जाता है जो है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है कि एक लाल रक्त कोशिका हृदय के दाहिने भाग में प्रवेश कर रही है ना, निम्न संरचनाओं से होकर गुजर रही है, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। कौन कौन सी संरचनाएं दी हैं उन्होंने, उसको मार्क कर लेते हैं। यहां पर जो उन्होंने कहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, आप जानते हैं कि एवी वॉल्व कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। आलिंद और निलय के बीच में जो भित्ति लगी है उसमें मिलेंगे। अर्धचंद्राकार कपाट वॉल्व जो है वो कहां मिलेंगे, वो फुफ्फुसीय धमनी और यहां मिलेंगे, मतलब इनका नंबर और बाद में आएगा। दाहिना आलिंद कहां है, यहां है, ये पहले आ सकता है। दाहिना निलय कहां है, यहां है, ये उसके बाद आ सकता है। और ऐसे नोड कहां है, वो यहां है। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, ऐसे नोड आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, ऐसे नोड आएगा। तो यहां पर हमें इकलौता ऑप्शन जो दिख रहा है वो कौन सा है, डी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सीक्वेंस आपको बताया है
कि ऐसे नोड के बाद क्या दिया है, नंबर 3 मतलब दायना आलन, फिर दिया है 1 एवी वॉल्व, बिल्कुल एवी वॉल्व, फिर क्या है 4, नंबर 4 पे क्या लिखा है, दायना निलय, बिल्कुल है। उसके बाद दिया है नंबर 2 अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। मतलब हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ डायलाइसिस, कि डायलाइसिस के चरण निम्नलिखित हैं। उन्होंने कुछ स्टेप्स दी है और पूछा है कि इनका सही क्रम, हमारे काम की चीज जो है वो ये है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि जब किसी पेशेंट की दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती है तो हम उसे डायलाइसिंग पे रखते हैं जो है। वहां पर एनसीईआरटी ने जो शुरुआत करी है वो कहां से करी है कि सबसे पहले पेशेंट में हम एक कन्वीनियंट आर्टरी को ढूंढते हैं और वहां से ब्लड को निकालते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आएगा कि एक कन्वीनियंट आर्टरी को ढूंढना। लेकिन अगर हम उसमें से ब्लड निकालते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे ही ब्लड वेसल्स के बाहर आता है उसका क्लॉट बन जाता है। तो ऐसे में एनसीईआरटी कहती है कि वहां पर हेपेरिन जैसा कोई पदार्थ मिलाते हैं। क्या इन 2-3 पॉइंट से हमारा आंसर बन सकता है, एक बात देख लेते हैं। एक में दिया गया है ए, दिया क्या गया है, रक्त को सिरा में प्रवाहित किया जाता है, सिरा में बाद में प्रवाहित करते हैं जब रक्त शुद्ध हो चुका होता है। रक्त में हेपेरिन मिलाया जाता है, जी हाँ हेपेरिन जैसा कुछ मिलाएंगे। रक्त में एंटी हेपेरिन बाद में मिलाया जाएगा। रक्त को सुविधाजनक धमनी से निकाला जाता है। पहला पॉइंट जो आएगा वो हमारा ये आएगा, नंबर 1 पे ये आएगा और नंबर 2 पे ये आएगा। नंबर 1 पे आएगा डी, फिर आएगा बी। ऐसा हमें कहां देखने को मिल रहा है, ऐसा हमें सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कि सबसे पहले क्या होगा, रक्त को सुविधाजनक धमनी से निकालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हेपेरिन जैसा कोई पदार्थ बनाएंगे, फिर रक्त को कहां से गुजारेंगे, डायलाइसिंग यूनिट से गुजारेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें नाइट्रोजन अपशिष्टों को हटाया जाएगा, फिर क्या होगा, उसमें एंटी हेपेरिन जैसा कुछ मिलाया जाएगा और बाद में उसे सिरा द्वारा शरीर में दोबारा से प्रवेश करा दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन इन ए कंजेस्टेड रूम शो एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग, कि एक भीड़ वाले कमरे में एक व्यक्ति की श्वासन दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा श्वसन का नियमन है वो हमारा जो डिटेक्ट करता है वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। इसके लिए जो रिसेप्टर लगे हैं वो लगे हैं महाधमनी चाप और कैरोटिड धमनी में। तो वहां पर जो रिसेप्टर लगे हैं वो डिटेक्ट करते हैं CO2 और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए। एनसीईआरटी ने स्पेशली बाद में जाके मार्क किया है कि श्वसन के नियमन में O2 की कोई भूमिका नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो CO2 और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए आएगा। जरा देख लें, CO2 बिल्कुल हो सकता है, CO2 बिल्कुल हो सकता है। किसके द्वारा, कि CO2 के स्तर में वृद्धि बिल्कुल है, CO2 के स्तर में वृद्धि बिल्कुल है। पॉन्स द्वारा जी नहीं, हमारा जो सेंटर है वो कहां है, मेडुला में। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है, मेडुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कि जल में CO2 और O2 के मिश्रण में पाया गया कि O2 CO2 की तुलना में अधिक दर से घुलती है। तो एनसीईआरटी ने इसका अपोजिट लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि CO2 की घुलनशीलता O2 की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है विसरण झिल्ली की मोटाई जितनी कम होगी विसरण की दर उतनी ही तेज होगी। ये बात सही है कि विसरण झिल्ली जितना ज्यादा पतला होगा उतना ही ज्यादा विसरण की दर होगी जो है। मतलब ये बात कैसी है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 गलत है और कथन 2 कैसा है, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, असर्शन और रीजन। ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज करते हैं जो है। सोचेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैव ए मोर इफिशिएंट, है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। कि पक्षियों और स्तनधारियों में किसकी तुलना में, सरीसृप और उभयचर की तुलना में अधिक कुशल रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप जानते हैं कि उभयचर और सरीसृप में जो है वहां पर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जहां पर अल्टीमेटली क्या होता है, निलय में
वो जो रक्त है जिसमें एक तरफ से शुद्ध आ रहा है, एक तरफ से अशुद्ध आ रहा है, वो निलय में अल्टीमेटली मिक्स हो जाता है। लेकिन पक्षी और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिस वजह से अशुद्ध रक्त अलग बहता है और शुद्ध रक्त जो है वो अलग बहता है। ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए वो ज्यादा इफिशिएंटली वहां पर O2 और CO2 को आदान प्रदान कर पाएगा। कि दोहरा परिसंचरण तंत्र रक्त के मिश्रण को रोकता है, यही उसका स्पष्टीकरण है। कि दोहरा परिसंचरण तंत्र होने से क्या फायदा है? वहां फायदा यह है कि वहां पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, जो कहां दिया गया है, जो दिया गया है ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिम्फ। आप जानते हैं कि लिम्फ क्या होता है? जब सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि जो रक्त वाहिका होती है, जब वो केशिका के स्तर पर होती है तो रक्त में से कुछ हिस्सा छन करके कहा जाता है बाहर, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था अंतराली द्रव, या इसे ही कहा जाता है ऊतक द्रव। ठीक है, लेकिन जब यही द्रव वाहिकाओं में पहुंच जाता है तब हम उसे कह देते हैं लसिका। तो वो जो लसिका है, लसिका वाहिनी है, लसिका गांठें हैं, इनका कार्य क्या है कि जो द्रव बाहर निकला है उसे वापस से कहां डाल दिया जाए? ब्लड में डाल दिया जाए, है ना। तो आंसर क्या आएगा कि ऑक्सीजन को मस्तिष्क तक पहुंचाती है? जी नहीं। फेफड़ों तक CO2 पहुंचाती है? ऐसा भी नहीं है। अंतराली द्रव को कहां? हृदय तक वापस पहुंचाने में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। रक्त की अपेक्षा आरबीसी, WBC प्रोटीन अधिक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आरबीसी होती तो लसिका का रंग भी कैसा होता? लाल होता। नेक्स्ट, कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। आप जानते हैं कि हमारे पास जो हृदय है, यहां से लंग्स को जो लेकर के जाती है वाहिका, उसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी, जिसे हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा सही है कौन सा गलत है। कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं में लाल रुधिर कणिका सर्वाधिक संख्या में होती है? हाँ जी, बिल्कुल सही होती है। मतलब हमारा पहला कथन कैसा है? सही है। सबसे ज्यादा कौन होती है? आरबीसी। कितना होती है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति MM³। दूसरे में कहा गया है कि वयस्क में लाल रुधिर कणिकाएं यकृत में बनती है? जी नहीं, ये बात गलत है। वयस्क में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो यकृत में नहीं, लाल अस्थि मज्जा में होता है। मतलब हमारा कथन 1 जो है वो सही है और कथन 2 जो है वो कैसा है? गलत है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसर्सन रीजन दिया गया है कि अधवृक मेडुला के हार्मोन हृदय निकास, हमारे काम की चीज आई ये। आप जानते हैं कि हृदय निकास कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम गुणा करेंगे किससे? हार्ट रेट, हृदय दर से, को बढ़ा देता है। हाँ, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब एड्रेनलिन काम करता है तो हमारे दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट तो बढ़ ही जाएगा। तो एड्रेनलिन जो है वो हृदय दर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना। यहां पर क्या लिखा है? ये हार्मोन हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है, ये बात सही है, तथा निलयी संकुचन को सुदृढ़ करता है। चूंकि हृदय स्पंदन दर को बढ़ा रहा है मतलब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और वो उसका स्पष्टीकरण भी है, जो हमें दिख रहा है कहां? बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच दी कॉलम। यहां कुछ बीमारियां दी गई हैं। अगर आप इनको देखें तो यहां पर बीमारियां दी गई हैं और यहां पर जो है उनके लक्षण दिए गए और हमें मिलाना है इन्हें। जो है पहली जो तो बीमारी दी गई है वो है हृदयपात, जिसे कहा गया है हार्ट फेल्योर। और आप जानते हैं कि हार्ट फेल्योर में जो हार्ट होता है वो प्रॉपर मात्रा में ब्लड की आपूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण हृदय पेशियों की क्षति, हृदय धड़कना रुकना। देखिए, हृदय धड़कन का रुकना ये होता है आपका कार्डियक अरेस्ट, मतलब यहां आएगा नंबर 3। हृदय की पंपिंग क्षमता में कमी, ये आएगा यहां पर नंबर 1, प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है। और हृदय पेशियों की जो क्षति है,
रिवीजन लेक्चर्स में आपको बताया था कि क्षति शब्द जो आता है वो आता है हार्ट अटैक में, ये आएगा नंबर 2। मतलब हमारा जो सीक्वेंस निकल के आया 1 2 3 जो हमें देखने को मिल रहा है ए में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर एक इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि यहां पर ए और बी क्या हो सकता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो बनता है कहां, वो बनता है लंग्स में। और अगर आप उल्टे में देखें जो एरो बनाया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोग्लोबिन को अलग कर रहा है, ऑक्सीजन को अलग कर रहा है, ये जो घटना होती है ये होती है ऊतक या अंग में। अब हमें नीचे देखना है कि बी फेफड़ों में हो रहा है, तो जी नहीं, बी जो है वो कहां हो रहा है, ऊतक में हो रहा है। ए फेफड़ों में हो रहा है, मैंने कहा हाँ ये बात सही है, ए फेफड़ों में हो रहा है। बी ऊतक में हो रहा है, हाँ ये भी है, बी ऊतक में हो रहा है। मतलब हमारा आंसर बी और सी में से होगा। ए ऊतक में हो रहा है, जी नहीं, ए फेफड़ों में हो रहा है। अब हमें इन दोनों में से ढूंढना है कि इन दोनों में से क्या करेक्ट है। कि ए फेफड़ों में है ये बात सही है, बी ऊतक में है ये बात भी सही है, लेकिन आगे में क्या मिल रहा है कि रक्त के ऑक्सीजनेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि लंग्स में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ रही है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीजनेशन कहलाता है। जबकि नीचे में देखो तो टूट रही है, तो वो टूटने को ऑक्सीजनेशन नहीं, उसे डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। मतलब हमारा सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा और बी वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द सेम O2 कंटेंट। हमें दो चीजें दी गई हैं और ये बोला गया है कि इन दोनों में जो O2 का लेवल है वो कैसा है, बराबर है। वो तभी हो सकता है जब उनमें पाया जाने वाला रक्त जो है वो एक जैसा हो। जैसे फेफड़ों में प्रवेश करने वाला रक्त, अब जो फेफड़ों में आ रहा है वो ऑक्सीजनेशन के लिए आ रहा है, मतलब उसमें O2 का कंटेंट कैसा है, कम है। और फेफड़ों से बाहर जाने वाला जा रहा है, मतलब फेफड़ों ने उसमें ऑक्सीजनेशन कर दिया है, तो उसमें कैसा है, ज्यादा है। तो क्या इन दोनों का बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। हृदय के दाएं भाग में प्रवेश करने वाला रक्त और हृदय के दाएं भाग से ही निकलने वाला, ये बात सही है कि अगर आप देखें, अगर हमारे पास ये हृदय है तो जैसा रक्त प्रवेश कर रहा है यहां पर वैसा ही रक्त निकल रहा है, तो वो तो एक जैसा ही होगा ना यहां पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि हृदय के दाएं भाग में जैसा प्रवेश कर रहा है और हृदय के दाएं भाग से ही जैसा निकल रहा है वो कैसा है, एक जैसा है। बाकी किसी में भी एक जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है द रिलेशनशिप बिटवीन PO2 एंड द परसेंटेज, कि PO2 और हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता के मध्य संबंध का आरेख कैसा है, वो अभी अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था, सिग्मॉइड है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। यहां पर कुछ आयतन दिए गए हैं, उधर उनकी वैल्यू दी गई है, मिलाना है हमें जो है। ज्वारीय आयतन आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 500 ml, ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड। अंतः शोषण सुरक्षित आयतन, अंतः शोषण सुरक्षित आयतन की वैल्यू होती है 2500 से 3000, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट। निहित शोषण सुरक्षित आयतन, निहित शोषण सुरक्षित आयतन की वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, यानी कि वो हो जाएगा लगभग ये, यानी कि सेकेंड। और अपशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन जो होता है वो होता है 1100 से 1200, यानी कि हो जाएगा वो ये 5। अब बच गया हमारा कौन सा, 4, वो आ जाएगा यहां पर। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 1 2 5 4, जो हमें देखने को मिल रहा है बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, 3 1 2 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है क्या सही है क्या गलत है, देख लेते हैं। कि कूपिकाओं में, ये बात देख लेते हैं, जहां उच्च PCO2 है, ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। कूपिकाओं में CO2 उच्च नहीं होती है, वहां पर CO2 का जो आंशिक दाब होता है वो होता है 40 mm of Hg। वहां पर O2 उच्च होती है जिसकी वैल्यू होती है 104 mm of Hg। मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है, गलत है। दूसरे में क्या कहा गया, ऊतकों में उच्च PO2, ये बात भी गलत है, क्योंकि ऊतकों में CO2 का लेवल ज्यादा होता है, O2 का लेवल कम होता है। CO2 का लेवल होता है 45 mm of Hg और O2 का होता है 40 mm of Hg। मतलब हमारा पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए जीवों द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, परोक्ष अप्रत्यक्ष, या जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में लिखा है इनडायरेक्टली यूज होता है, तो हमारा कथन एक कैसा है, सही है। और इन अपचयी क्रियाओं में CO2 इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज कैटाबॉलिक रिएक्शन, कि इन अपचयी क्रियाओं में CO2 भी उत्पन्न होती है। तो आप जानते हैं हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है, जहां O2 को यूटिलाइज किया जाता है और CO2 को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वो है एनर्जी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों के परिवहन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो कैसा है, असत्य है। 97% ऑफ O2 आरबीसी के द्वारा प्रवाहित होती है, ये बात कैसी है, सही है। और 3% कैसी होती है, वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होती है, ये बात सही है। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में प्रवाहित होती है, ये बात भी सही है। और 7% CO2 आरबीसी के द्वारा, जी नहीं, ये होती है 20 से 25%। मतलब ये बात हमारी कैसी है, गलत है, और हमें यही ढूंढना था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इफ एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज डिक्रीज, कि यदि रुधिर में एडीएच का स्तर घट जाए तो क्या। एडीएच का कार्य होता है डीसीटी पर जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देना। तो अगर एडीएच क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जल का पुनः अवशोषण जो है वो नहीं कर पाएगा। जल का पुनः अवशोषण नहीं करेगा तो मूत्र का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा जो है। अब हमें क्या दिख रहा है कि मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, मूत्र का आयतन घट जाएगा, मतलब हमारा बी तो नहीं हो सकता, बी तो टोटली रॉन्ग हो गया। मूत्र का आयतन घट जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया, मतलब आंसर जो आएगा वो ए और डी में से आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, सिर्फ मूत्र के आयतन को लेकर नहीं पूछा है, उन्होंने बीपी का भी पूछा है। तो आप जानते हैं कि एडीएच को हम एक नाम से और जानते हैं, एडीएच को हम लोग वैसोप्रेशन भी कह देते हैं। ठीक है, वैसोप्रेशन का मतलब है जो रक्त वाहिका को सिकुड़कर प्रेस करके उनका रक्तदाब बढ़ा देगा। अब आप कह रहे हो कि एडीएच का स्तर क्या हो जाएगा, कम, तो जो बढ़ा रहा था अगर वही कम निकल रहा है तो रक्तदाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा तथा बीपी जो है वो कैसा हो जाएगा, कम। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का निर्माण कहां होता है। देखिए एडीएच की अगर हम श्रावण की बात करें तो वो कहां से निकलता है, पश्च पीयूष से, लेकिन निर्माण की बात करें तो कहां होता है, हाइपोथैलेमस में। मतलब हमारा यहां पर जो आएगा वो आएगा हाइपोथैलेमस। ऐसा कुछ हमें ढूंढना है, ए में, बी में, सी में, डी में, सभी जगह लिखा है। तथा डॉट के द्वारा स्रावित होता है, तो स्रावित होता है कहां, पश्च पीयूष। और पश्च पीयूष को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो एडिनो ये दोनों हट गए, मतलब आंसर ए और बी में से कोई आएगा। तथा कहां काम करता है, तो उन्होंने कहा डीसीटी और संग्रह नलिका पर कार्य करता है, या फिर एलओएच। एलओएच का मतलब होता है लूप ऑफ हेनले, तो ये लूप ऑफ हेनले पे काम नहीं करता है। मतलब हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट, कि कौन से अवयवों का पुनरावशोषण संग्रह नलिका में होता है। कि संग्रह नलिका में क्या यूरिया और जल का पुनः अवशोषण होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, यही हमारा आंसर है। जल तथा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज नहीं होता है क्योंकि ग्लूकोज को ऑलमोस्ट पूरा ही पीसीटी से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, और ये इनका पुनरावशोषण होता है, जी नहीं, ये स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, इनका पुनः अवशोषण नहीं होता है, इनका श्रावण होता है। और हाइड्रोजन आयन यहां पर भी लिखा है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरिन एज, कि अगर हम मूत्र की बात करें तो ये कैसा है। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी, अगर आपको याद हो, कि जो शुरुआती इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है उसकी तुलना में हम 4 गुना अधिक मूत्र सांद्र बना सकते हैं जो है। तो क्या ये रक्त के संपरासरी हो जाएगा, जी नहीं, ये रक्त की तुलना में कैसा हो जाएगा, अति परासरी हो जाएगा, जो हमें देखने को मिल रहा है यहां पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। लेकिन मध्यांश द्रव के कैसे है, संपरासरी है। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड, कि नेफ्रॉन की पीसीटी और डीसीटी, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक डायग्राम बनाया गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। उस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो वहां पर पीसीटी और डीसीटी दोनों ही कहां है, कॉर्टेक्स रीजन में है।
उन दोनों में से कोई भी मेडुला रीजन में नहीं है। दोनों ही कहाँ है? मध्यांश में गलत है, ये वलकुट में है, और डीसीटी मध्यांश में गलत है। दोनों ही कहाँ है? वलकुट में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए। हमें इनमें से चुनना है कि हमारे लिए सही कथन जो है वो कौन सा है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें पता करना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। जैसे पहला दिया गया है कि क्या वृक्क एक रेट्रोपेरिटोनियल अंग है? हाँ जी, ये बात सही है कि वृक्क एक रेट्रोपेरिटोनियल अंग है। रेट्रोपेरिटोनियल अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जो हमारी देह गुहा में पृष्ठ सतह की तरफ स्थित होते हैं। मतलब जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है वो उनके अधर सतह से होकर आती है। तो किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ये बात कैसी है? सही है। दूसरे में देखा जाए, कहा गया है वृक्क अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के मध्य स्थित होता है, यानी कि ये T12, L1, L2 और L3 के लेवल पर स्थित होती है। हाँ जी, ये बात सही है, एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन किया है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि वृक्क गहरे पीले रंग के तथा सेम के बीज की आकृति के होते हैं। तो इनमें आधी बात जो है वो कैसी है? सही है कि ये सेम के बीज की आकृति के तो हैं, लेकिन ये जो है गहरे पीले रंग के नहीं है, ये लाल भूरे रंग के होते हैं जो है। मतलब ये जो करेक्टर दिया गया है सी वाला, ये कैसा है? गलत है। मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट सही है? ए और बी, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलपीजियन बॉडी? मेलपीजियन बॉडी क्या होता है? पहले तो हम उसकी बात करते हैं। अगर हम मेलपीजियन बॉडी की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका गुच्छ प्लस बोमेन संपुट, दोनों को मिलाकर कहा जाता है मेलपीजियन काय। ठीक है, और इनका जो कार्य होता है वो होता है निस्यंदन या रक्त को छानना। तो करेक्ट आंसर इसका है ए, फिल्ट्रेशन। यहां पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट, एसर्सन और रीजन के प्रोटीन रहित द्रव रक्त प्लाज्मा से बोमेन संपुट में निस्यंदित किया जाता है। यह बात कैसी है? सही है कि प्रोटीन रहित मतलब प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती है, बोमेन संपुट से निस्यंदित किया जाता है। ये कैसा है? सही है। निस्यंदन एक चयनात्मक अचयनात्मक प्रक्रिया है। अचयनात्मक प्रक्रिया का मतलब है कि वहां पर हम चुन चुन के नहीं छान रहे हैं, वहां पर जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, जिन्हें हम लोगों ने फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहा है, वहां से चीजें अपने आप छनती हैं। वहां कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पर्टिकुलर ये पार्ट को छाना जाएगा, ये पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। सीधा सीधा नियम है, जिसका आकार छोटा होगा वो नीचे आ जाएगा, जिसका आकार बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो ये बात भी कैसी है? सही है, जो ग्लोमेरुलस द्वारा किया जाता है जो है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये नहीं बता रहा है कि निस्यंदन कैसे हो रहा है ना? छिद्रों के द्वारा होता है, निस्यंदन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर सही है, लेकिन ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि वृक्क के कार्यों के नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि एल्डोस्टेरोन दूरस्थ नलिका में सोडियम को पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। तो हाँ, एल्डोस्टेरोन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि डीसीटी पर कार्य करके लवड़ों के पुनः अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? सही है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे हम लोग रास के नाम से भी जानते हैं, रक्तचाप और तरल संतुलन के नियंत्रण में शामिल है। हाँ जी, बिल्कुल, ये सब शामिल है। ANF वृक्क नलिका में सोडियम को पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। तो इसका काम पुनः अवशोषण में नहीं है, ये वाहिका का प्रसारण करता है, यानी कि ये बात कैसी है? गलत है। ADH संग्रहण नलिका में जल के पुनः अवशोषण को रोकता है। जी नहीं, ये उनके पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है जो है। मतलब ये बात भी कैसी है? गलत है। मतलब ए और बी हमारे कैसे हैं? सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट? निम्न में से मानव रक्त के लिए कौन सा गलत है? हमारे काम की चीज ये है कि संगठित पदार्थ 45% होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि 55% जो भाग बनाता है वो बनाता है कौन? प्लाज्मा। कि जल प्लाज्मा का 60 से 62 बनाता है। ये बात गलत है,
ये बनाता है 90 से 92%। जो गलत है वही हमारा सही है, तो करेक्ट आंसर बी है। ल्यूकोसाइट 6000 से 8000 होते हैं, ये बात सही है। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक है, ये बात सही है, 60 से 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑस्मोलैरिटी कि वल्कुट और आंतरिक मध्यांश की बात करें तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म का डायग्राम बना है वहां पर इस बात को मेंशन किया गया है कि बाहर की तरफ देखें तो वहां पर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वहां पर दिया गया है, और अगर मध्यांश में देखें तो वहां 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर दिया गया है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है, 300 और 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैच कराया गया है, क्या क्या है। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक आप जानते हैं ये वो अवस्था है जहां कहां पाई जाती है, जहां पर पानी की उपलब्धता कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर पहले में ही दिया गया है, मतलब यहां हो जाएगा 1। यूरियोटेलिक होता है वो जीव जहां पर पानी ठीक ठाक रहता है, जैसे कि उभयचर, ये हो जाएगा 3। और यूरिकोटेलिक वो होते हैं जिनके लिए पानी की उपलब्धता बहुत ही ज्यादा कम होती है, यानी कि ये हो जाएगा 2। जो हमें देखने को मिल रहा है 1 3 2, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर हमें पूछा गया कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। कि कीट अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन संचारित करने के लिए ट्रेकियल ट्यूब्स का उपयोग करते हैं, यह बात सही है कि कीटों में जो श्वसन होता है वो ट्रेकियल ट्यूब्स की सहायता से ही होता है। मेढक केवल त्वचा के माध्यम से, ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, अगर ये बोलते हैं कि मेढक त्वचा के माध्यम से कर सकता है, सही है, लेकिन उन्होंने जो केवल लगाया, जी नहीं, मेढक में जो है वहां पर फेफड़ों द्वारा श्वसन भी होता है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कथन 1 जो है वो सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट में दिया गया फिर से कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा गलत कौन सा सही। कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट शब्द लगा दिया, एक बार का अगर होगा तो अलग डाटा होगा, प्रति मिनट है तो अलग, लगभग 6000 से 8000 ml वायु का अंतः शोषण या निःशोषण कर सकता है, यहां ये बात सही है। तो कथन 1 हमारा कैसा है, सही है। बलपूर्वक निःशोषण के बाद भी फेफड़ों में लगभग 500 ml वायु शेष रह जाती है, ये बात सही है, लेकिन जो डाटा दिया है वो गलत है। डाटा जो दिया है 500 ml वो नहीं है, डाटा है 1100 से 1200 ml रह जाती है वहां पर। मतलब हमारा कथन जो है वो कैसा है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही परंतु कथन 2 गलत। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट में दिया गया है निम्न स्तंभों का मिलान कीजिए, ठीक है। फाइब्रिनोजेन आप जानते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का बनने में क्या करती है, सहायता, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 3। ग्लोबुलिन जो है ये रक्षा प्रणाली में सहायता करती है, कैसे, एंटीबॉडी के द्वारा। और एल्बुमिन का कार्य होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, यानी कि हो जाएगा 2। करेक्ट सीक्वेंस आया 3 1 2 जो हमें दिख रहा है डी में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट में दिया गया है GFR में गिरावट का प्रतिकार, प्रतिकार मतलब उसे रोक कैसे रहे हैं, काउंटर कैसे कर रहे हैं, अपोज कैसे कर रहे हैं। GFR जब गिरती है तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि वहां पर रेनिन निकलता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का निर्माण करवाता है जो कि वाहिका संकोचक है। मतलब एंजियोटेंसिनोजन चाहिए हमें जो है। इसके साथ में एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एल्डोस्टेरोन का निर्माण करवाता है, क्योंकि उसका जो है एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन सेकंड के विरोधी, जी नहीं, ये मिलके काम करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन सेकंड के सहक्रियात्मक, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है बलपूर्वक अंतः शोषण। बलपूर्वक अंतः शोषण आपने कर लिया, मतलब आपने उसमें IRB को शामिल कर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद अधिकतम बलपूर्वक निःशोषण, बलपूर्वक निःशोषण आपने कर दिया, मतलब ये हुआ कि आपने उसमें ERB शामिल कर लिया। अब बताइए क्या वायु हो गई, तो वो हो जाएगी IRB प्लस TV प्लस ERB। आपने IRB को भी शामिल कर लिया, ERB को भी कर लिया और TV को भी कर लिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वाइटल कैपेसिटी को, VC, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अंतः शोषण तब होता है जब मानव में फेफड़ों में वायुमंडल के दाब के सापेक्ष कैसा हो,
ऋणात्मक दाब हो। कैसा दाब हो? ऋणात्मक दाब। ये बात कैसी है? सही है कि फेफड़ों के अंदर का दाब कैसा हो? कम हो। वायुमंडलीय दाब कैसा हो? ज्यादा हो। तो हवा को अंदर खींच लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये बात कैसी है? सही है कि अंतः श्वसन के दौरान फुफ्फुसीय आयतन में कमी ऐसा नहीं होता है। अंतः श्वसन के दौरान आप जानते हैं कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो फेफड़ों का आयतन कम नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। मतलब हमारा कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो कैसा है? गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए सत्य है परंतु आर कैसा है? असत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? 5 कथनों पर विचार करें कि अस्थमा एक एलर्जिक विकार है जो श्वसनी और श्वसनाओं के सूजन के कारण जुड़ा होता है और इस प्रकार में निःश्वसन में कैसी गड़गड़ाहट होती है। हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है ट्रू और फॉल्स। तो ये वाला जो है वो हमारा कैसा है? ट्रू है। दूसरे में कहा गया है कि ऊतक और रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय नहीं होता है। ये बात गलत है। विनिमय 2 जगह होता है। एक होता है कूपिका और रुधिर के मध्य और दूसरा होता है रुधिर और ऊतक के मध्य। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा लिख दिया उन्होंने? गलत लिख दिया। यानी कि ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। बाहरी अंतरापर्शक मांसपेशियों का, जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, का संकुचन पसलियों पिंजर को नीचे की ओर ले जाता है। ये बात गलत है क्योंकि इन मसल्स का इस्तेमाल होता है अंतः श्वसन में और जब अंतः श्वसन होता है तब पसलियां अंदर या नीचे नहीं आती हैं, वो बाहर की तरफ जाती हैं। मतलब ये भी कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। कि वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि वक्षीय गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फुफ्फुसीय गुहा में क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबित हो जाएगा। ये बात कैसी है? सही है। मतलब ये हो गया हमारा क्या? ट्रू। एक और दिया गया है कि नासिका कक्ष ग्रसनी में खुलता है। ये बात सही है कि नेजल चैम्बर किस में खुलता है? फेरिंक्स में खुलता है। कि फेरिंक्स है क्या? एक भाग है जो भोजन और वायु के लिए कैसा है? उभयनिष्ठ है, सामान्य मार्ग है। ये बात भी कैसी है? ट्रू है। मतलब हमें क्या देखना है? TFFTT जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया? एक रसायन संवेदी क्षेत्र जो लय केंद्र के एकदम पास होता है अधिक संवेदी होता है किसके लिए? इस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले भी किया था कि हमारा जो सेंटर है वो सेंसिटिव है किसके लिए? CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए। जो है किसके लिए है? CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, इन नीचे विकल्प में हमें चुनना है सही और गलत। कि प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ये बात सही है, जो कि मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न हुए कोशिका के टुकड़े हैं। कथन हमारा एक कैसा है? सही है। प्लेटलेट रक्त के स्कंदन में सम्मिलित होती है, ये बात भी सही है। मतलब हमारे दोनों कथन कैसे हैं? सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कैसे हैं? सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है। नेक्स्ट में दिया गया है कि ऊतक में PO2 कितना? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ऊतक में PO2 होता है कम, 40। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो बी और सी में से होगा। और ऊतक में PCO2, ये भी आपको बताया कि ऊतक में CO2 का लेवल कैसा होता है? ज्यादा होता है। कितना? 45। मतलब करेक्ट आंसर है हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? हमें ढूंढना है गलत। कि RH एंटीजन जो है क्या ये रीसस बंदर में खोजा गया था? जी हाँ, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है RH, रीसस। यहां से आया है RH। कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या RH एंटीजन से संबंधित है? हाँ जी, बिल्कुल संबंधित है। जो है ना, कंडीशन स्पेशल एनसीईआरटी ने दी है कि जहां मादा कैसी हो? RH नेगेटिव और उसका बच्चा कैसा हो? RH पॉजिटिव, तब होता है क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। खुला प्रसंचरण तंत्र में क्या साइनस पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। कि खुला प्रसंचरण तंत्र में रक्त हृदय से लेकर खुले अवकाशों में आ जाता है और वही खुले अवकाश क्या है? साइनस है। क्या है? हमारे साइनस है। क्या बंद प्रसंचरण तंत्र ऑर्थोपोड में पाया जाता है? जी नहीं, जिस चीज की हमें तलाश थी वो क्या है? ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोडा में खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो गलत है वही हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र में वायु कूपिका और इनकी नलिकाएं क्या बनाती हैं? इन्हें कहा जाता है एक्सचेंजिंग जोन या रेस्पिरेटरी जोन, विनिमय भाग या श्वसन भाग। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है, दोनों ही। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे काम की चीज ये रही कि एंटीजन रसायन है, बिल्कुल है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं।
ये बात कैसी है, सही है कि आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन की प्रतिक्रिया में प्लाज्मा दो प्राकृतिक एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, बिल्कुल करता है, हमारा शरीर ही एंटीबॉडी को बनाता है। जो ओ रुधिर समूह किसी भी अन्य रुधिर समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए हम ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। कि ए बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी और ओ से रुधिर प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं। ए बी वाले को हम लोग कहते हैं सर्वग्राही, और ये केवल शब्द न लगाते तो ये आंसर मान भी सकते थे। केवल कह के उन्होंने ये कह दिया कि इन दोनों से ही ले सकते हैं, जबकि ए बी वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। मतलब ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संगठित पदार्थ में सम्मिलित नहीं है। संगठित पदार्थ में तीन चीजें आ जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सबसे सिंपल सवाल था, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर कि एक शिशु का जन्म जीवित अवस्था में हुआ, ठीक है। कि कोई एक बच्चा है जो पैदा हुआ और उस टाइम पर वो क्या है, जीवित है, परंतु एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसने बाद में माता को बताया कि शिशु का जो जन्म है वो हुआ ही किस अवस्था में है, मृत अवस्था में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है वो सच बोल रहा है या झूठ। कि मृत अवस्था में जन्म हुआ था, माता को उसके कथन पर शक हुआ और पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि यह एक हत्या थी। तो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा इसके लिए फेफड़ों का एक भाग लेकर उसे जल में डाला गया, तो क्या होगा। इससे कैसे पता चलेगा, देखिए होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स जो है वो चिपके हुए रहते हैं, जो है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्भावस्था में बच्चा जब जो है फ्लूइड के अंदर रहता है तो हमारे फेफड़े जो है वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि फेफड़े वहां पे एक्टिवेट नहीं है। जब बच्चा बाहर पैदा हो जाता है, जब बच्चा बाहर सांस लेने लग जाता है तो लंग्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। और अगर लंग्स ओपन हो गए मतलब उनमें क्या चली गई है, हवा। तो अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता तो लंग्स कैसी अवस्था में होते, कोलैप्स। और अगर हम उस टुकड़े को पानी में डालते तो वो क्या हो जाता, डूब जाता। लेकिन चूंकि वो बच्चा पैदा कैसा हुआ था, जिंदा, उसकी बाद में क्या की गई थी, हत्या। मतलब जिंदा पैदा हुआ था मतलब उसने सांस ली, सांस ली मतलब उसके फेफड़ों में क्या थी, हवा। और जब किसी चीज में हवा होती है तो वो चीज को हल्का कर देती है। मतलब जो टुकड़ा हमने फेफड़ों का जल में डुबाया था वो डूबेगा नहीं, वो एक्चुअली में ऊपर तैरता रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। ये था हमारा पार्ट टेस्ट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट में हम लोग अगले पेपर का एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।